हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सिविल्स विद अंजलि। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कन्क्वेस्ट। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से करते हैं कि ब्रिटिश इंडिया को कन्क्वायर कैसे किया। क्या ब्रिटिश बहुत पावरफुल थे या इंडिया बहुत वीक हो गया था? कमेंट करके बताइएगा आपके अकॉर्डिंग सबसे बड़ा रीज़न क्या लगता है। क्लास, सच ये है कि ब्रिटिश की सक्सेस ना सिर्फ उनकी स्ट्रेंथ की वजह से नहीं थी, बल्कि इंडिया की पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन भी एक मेजर रीज़न था। इस लेक्चर के बाद आप समझ जाएंगे कि जब ब्रिटिश एक्सपैंड कर रहे थे तब इंडिया की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन क्या थी। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। क्लास, इमेजिन कीजिए अगर आज इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट कम्प्लीटली वीक हो जाए और हर स्टेट अपने आप इंडिपेंडेंट बिहेव करने लगे तो क्या होगा? कन्फ्यूज़न होगा, पावर स्ट्रगल होगी, इंस्टेबिलिटी होगी, है ना। 18th सेंचुरी इंडिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 1777 में औरंगजेब के डेथ के बाद ना मुग़ल एम्पायर धीरे धीरे टूटने लगे। एम्परर दिल्ली में बैठे थे लेकिन एक्चुअल पावर ना रीजनल रूलर के पास था, और इसी सिचुएशन ने ब्रिटिश एक्सपेंशन के लिए दरवाज़ा खोला। औरंगजेब एंड द बिगनिंग ऑफ डिक्लाइन की बात करें अब सवाल आता है कि इतना पावरफुल मुग़ल एम्पायर कोलैप्स कैसे हुआ। औरंगजेब ने ना एम्पायर को टेरिटोरियल टर्म्स में सबसे ज़्यादा एक्सपैंड किया। लेकिन एक एग्जांपल समझिए कि अगर कोई स्टूडेंट 20 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने लगे और किसी को प्रॉपर्ली रिवाइज ना कर पाए तो क्या होगा? परफॉर्मेंस गिर जाएगी, है ना। एग्जैक्टली यही हुआ औरंगजेब के एम्पायर के साथ। एम्पायर बहुत बड़ी थी, है ना, कंट्रोल मेंटेन करना डिफ़िकल्ट हो गया था। डेक्कन वॉर भी साथ साथ चल रहा था। इन्होंने 25 साल डेक्कन में लड़ाई लड़ी, उससे ट्रेजरी खाली हो गया, आर्मी इनकी थक चुकी थी, रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो चुका था। रिजल्ट क्या हुआ कि एम्पायर ना बाहर से तो बड़ी दिख रही थी लेकिन अंदर से वीक पड़ चुकी थी। इनके कुछ रीजनल पॉलिसीज़ थे। औरंगजेब ने ना कुछ रिलीजियस पॉलिसीज़ लाए जो राजपूत, मराठा, सिख, जाट इन सबको नाराज़ कर दिया। और जब इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स ही रूलर से अनहैप्पी हो जाए ना तो एम्पायर काफ़ी सर्वाइव नहीं कर पाते, काफ़ी वीक हो जाते हैं ना। एक और रीज़न ये है कि इनके सारे वीक सक्सेसर आए। औरंगजेब के बाद जो भी रूलर आए ना, चाहे वो बहादुर शाह थे, जहांगीर शाह थे, फ़र्रुखसियार थे या फिर मोहम्मद शाह थे, ये सब ना औरंगजेब जैसे लीडर्स नहीं थे। ये उतने पावरफुल नहीं थे, बल्कि ये सारे पपेट बन चुके थे नॉबल्स के। वॉर ऑफ सक्सेशन भी होता रहता था। जैसे अभी हमारे यहाँ इलेक्शन से हम लीडर्स को चुनते हैं, है ना। मोनार्की में होता है राजा का बड़ा बेटा राजा बनता है, बट मुग़ल में ऐसा कुछ फिक्स रूल नहीं था। तो इसमें ना जब भी कोई राजा का डेथ होता तो उसके बाद सिविल वॉर होती थी सक्सेशन के लिए, तो उसमें भी काफ़ी टाइम जाता था, बहुत सारे रिसोर्सेज जाते थे, तो ये भी था। अब इमेजिन कीजिए फैमिली प्रॉपर्टी के लिए 4 भाई लड़ पड़े। प्रॉपर्टी बचती कम है और डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होती है ना। यही मुग़ल एम्पायर के साथ हुआ। वॉर ऑफ सक्सेशन ने रिसोर्सेज और स्टेबिलिटी दोनों डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके साथ साथ और ये हुआ कि नादिर शाह का इन्वेजन हुआ। ये दिल्ली आए, है ना। 1739 में पर्सिया का रूलर नादिर शाह इंडिया पर अटैक करता है। बैटल ऑफ करनाल में मुग़ल आर्मी डिफीट हो गई। उसके बाद नादिर शाह दिल्ली पहुंच गए, लूट किया दिल्ली में, दिल्ली को पूरा लूट लिया। कोहिनूर डायमंड ले गए, पीकॉक थ्रोन ले गए और बहुत सारे वेल्थ लेके चले गए। अब क्लास, सोचिए कि अगर किसी कंट्री की एंटायर सेविंग एक ही झटके में चली जाए तो इकॉनमी पर क्या इम्पैक्ट होगा? एग्जैक्टली वही हुआ। इनकी बात करें तो नादिर शाह ने सिर्फ वेल्थ नहीं लूटा, उसने मुग़ल प्रेस्टीज को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। इनके साथ साथ अहमद शाह अब्दाली, ये भी 5 बार इंडिया में इन्होंने इन्वेजन किया। अहमद शाह अब्दाली अफ़गानिस्तान के रूलर थे। अब्दाली ने 1, 2, 3 नहीं, पूरे 5 बार इन्वेजन किया। पंजाब लूटा, दिल्ली लूटा। नॉर्थ इंडिया में ना इसने इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर दी। फिर होता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, फेमस बैटल आता है ये। इसमें क्या होता है, 14 जनवरी 1761 में मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली होता है। अब एक सेकेंड सोचिए, अगर मराठा ये बैटल जीत जाते तो क्या ब्रिटिश इंडिया को इतनी ईजिली कन्क्वेयर कर पाते? प्रॉबेबली नहीं। लेकिन हुआ क्या, मराठा हार गए। नॉर्थ इंडिया में ना पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया, और इसी वैक्यूम का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन बना? ब्रिटिश। और इतना ही नहीं, अहमद शाह अब्दाली का भी डेथ हो जाता है। तो ये सारे ना रीज़न थे। पहला वीक रूलर था, कोई सक्सेशन का कोई लॉ ही नहीं था, तो उसकी वजह से हर बार जब कोई राजा का डेथ होता था तो एक सिविल वॉर होती थी।
ठीक है। फिर उसके बाद एलिजेंस ऑफ जमींदार का भी शिफ्टिंग था कि जमींदार ना रेवेन्यू देना बंद कर दिए, सेंट्रल अथॉरिटी वीक होती गई, तो ज़मींदार ने भी अपने आप को डॉन समझने लगा और वो देने बंद कर दिए। जागीरदारी क्राइसिस हुआ, जागीर कम थी, नॉबल्स ज़्यादा थे, तो कंपटीशन बढ़ता गया। राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशन, जैसे मराठा, राजपूत, सिख, जाट, अवध, हैदराबाद, सब ना ऑटोनमस बनना चाहते थे। इकोनॉमिक डिक्लाइन भी हुआ बिकॉज कंटिन्यूस वॉर होती रहती थी, हैवी एक्सपेंडिचर होता था, ट्रेड डिसरप्शन होता था, ट्रेजरी खाली होती जा रही थी। डिटोरिएशन ऑफ आर्मी, बिकॉज आर्मी आउटडेटेड हो चुकी थी, सारे ट्रेडिशनल तरीके से वॉर लड़ते थे और यूरोपियन आर्मीज़ ना मॉडर्न वेपन यूज़ कर रही थी, ब्रिटिशर्स आर्मी, ठीक है। एक्सटर्नल इन्वेजन भी बहुत हुआ, नादिर शाह को ही देख लो, अहमद शाह अब्दाली को देख लो, इन्होंने इतनी बार आके लूट के चले गए कि बस खाली हो चुका था देश का खजाना उस वक्त, ठीक है। अब बात करते हैं राइज ऑफ रीजनल पावर के बारे में। वैसे हमने ये सब डिटेल में पढ़ा है, लेट मी टेल यू, है ना, मेडिवल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आप जाओगे, इसको हमने डिटेल में पढ़ा है, बहुत डिटेल में पढ़ा है। ये बस ये चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री का, तो हमें इसे करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमने इसको कर लिया है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है मेडिवल हिस्ट्री में। सो राइज ऑफ रीजनल स्टेट पढ़ते हैं, ओके। जब सेंटर वीक होता है तो रीजनल पावर स्ट्रांग होती है, ये पॉलिटिकल साइंस का ऑलमोस्ट यूनिवर्सल रूल है ना, और पॉलिटिक्स का भी है ना। सो सक्सेसर स्टेट्स आए, जैसे कि हैदराबाद आया, ये यहाँ ना निज़ाम उल मुल्क असफ जाह ने इस्टेब्लिश किया था, डेक्कन का मेजर पावर बना। फिर अवध आए, अवध में ना सादत खान थे जो इस्टेब्लिश किया, लखनऊ लेटर सेंट्रल जो है कल्चरल सेंटर बना। फिर बंगाल भी आए, मुर्शिद कुली खान इंडिया के रिचेस्ट प्रोविंस में से एक माना जाता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट स्टेट की बात करें तो मैसूर बना, इनिशियली ना वोडियार डायनेस्टी था, लेटर हैदर अली और टीपू सुल्तान के अंडर कंट्रोल में ही आया। फिर उसके बाद केरला, ट्रावनकोर और कोचिन, यहाँ पे ट्रावनकोर और कोचिन ना प्रॉस्पेरस किंगडम बन रहे थे। राजपूत स्टेट की बात कर लें तो जैसे कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, ये अपनी ऑटोनॉमी मेंटेन करते थे। बहुत सारे नए स्टेट उभरे, जैसे मराठा 18th सेंचुरी की स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन पावर थी। सिख की बात कर लें तो पंजाब में पावरफुल स्टेट थे ये। जाट्स की बात कर लें तो भरतपुर रीजन में ये थे, ठीक है। एंड देन रोहिलखंड, ये रोहिलखंड रीजन में रोहिलास, ओके। इम्पॉर्टेंट रीजनल पावर्स की बात कर लें तो उसमें आते हैं राजपूत। राजपूत ना इंडिपेंडेंट थे लेकिन फ्रेगमेंटेड थे। मैसूर की बात करें तो हैदर अली और टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश को ना टफेस्ट चैलेंज दिया। मराठा की बात करें तो ये ना पूरे इंडिया में इन्फ्लुएंस था इनका। सिख रंजीत सिंह के अंडर, लेटर महाराजा रंजीत सिंह के अंडर ये स्ट्रॉन्ग किंगडम बना। जाट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री स्टेट बनी है। रोहिल्लास ना इम्पॉर्टेंट अफ़गान पावर यहाँ पे थे, ठीक है। इनके नेचर एंड लिमिटेशन की भी बात कर लेते हैं साथ में। तो क्लास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये ना स्टेट स्ट्रॉन्ग थे लेकिन यूनाइटेड नहीं थे। एग्जाम्पल इमेजिन करो, क्रिकेट टीम में ना सब प्लेयर्स टैलेंटेड है लेकिन टीम वर्क ही नहीं है, तो मैच कौन जीतेगा? ऑपोजिशन, है ना। एग्जैक्टली वही ना ब्रिटिश ने एक्सप्लॉइट, मतलब ब्रिटिशर्स को उसी चीज़ का फ़ायदा मिला। प्रॉब्लम क्या था कि कांस्टेंट वॉर हो रहे थे, लैक ऑफ यूनिटी थी, वीक इंस्टीट्यूशन था, हैवी मिलिट्री एक्सपेंडिचर था। एंड इनके एग्रीकल्चर की बात करें तो मेजर ऑक्यूपेशन ना एग्रीकल्चर थी। मोस्ट पीपल फार्मिंग करते थे एंड मॉनसून डिपेंडेंट इकोनॉमी थी, है ना। वाटर का ज़्यादा था। क्रॉप्स जैसे कि राइस, व्हीट, कॉटन, शुगर कैन, इंडिगो, ओपियम, ये सब कुछ उगाए जा रहे थे, ठीक है। ट्रेड एंड इंडस्ट्री की बात करें हम तो यहाँ पे भी ना अलग ही थे। इसको ये पढ़ रहे हैं हम बेसिकली, ठीक है, एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे। ट्रेड एंड इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं तो जैसे कि हमने बहुत सारे इंडिया में ना वर्ल्ड फेमस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बन रहे थे टेक्सटाइल में, जैसे कि ढाका मुस्लिन क्लोथ, बंगाल के सिल्क, गुजरात टेक्सटाइल वर्ल्ड फेमस था। एग्जांपल जैसे आज जैसे ना मेड इन जर्मनी क्वालिटी सिंबल माना जाता है ना, उस टाइम ना इंडियन टेक्सटाइल लग्जरी ब्रांड की तरह देखे जाते थे। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स की बात कर लें तो एक्सपोर्ट में होते थे जैसे कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क, इंडिगो, शुगर, सॉल्ट पीटर। इंपोर्ट में होते थे जैसे गोल्ड, सिल्वर, हॉर्सेस, लग्जरी गुड्स, है ना। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया की ना शिप यूरोप तक फेमस थी। सूरत, बॉम्बे, कैलिकट मेजर सेंटर थे। इकोनॉमिक कंडीशन की अगर हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ये है कि ब्रिटिशर्स आने से पहले ना
ब्रिटिश आने से पहले इंडिया पुअर कंट्री नहीं था, इंडिया वर्ल्ड्स रिचेस्ट इकोनॉमीज़ में से एक था। सिटीज़ जैसे दिल्ली, लाहौर, सूरत, मुर्शिदाबाद, पुणे, बनारस प्रॉस्पेरस सेंटर थे, है ना। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो जैसे कि एजुकेशन एग्जिस्ट करती थी, मॉडर्न नहीं थी बट एग्जिस्ट करती थी, जैसे कि उसमें आते थे पाठशाला, विलेज स्कूल, मदरसा, इस्लामिक एजुकेशन, टोल्स यानी हायर संस्कृत लर्निंग। कास्ट सिस्टम भी थे यहाँ पे, जिससे सोसाइटी ना हाईली सेटिस्फाइड थी, सोशल मोबिलिटी लिमिटेड था। पोजीशन ऑफ वुमेन की बात करें उस वक्त, है ना, सो चाइल्ड मैरिज था, ऑब्वियसली था, पर्दा सिस्टम भी था, लिमिटेड एजुकेशन अलाउड था वुमेन को, और वुमेन की कंडीशन जनरली वीक थी, है ना। स्लेवरी सिस्टम भी था, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्लेवरी एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन यूरोप और वेस्ट जैसे लार्ज स्केल स्लेवरी नहीं था इंडिया में, पर था ज़रूर। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात कर लें तो मुग़ल स्टाइल कंटिन्यू करता है, रीजनल स्टाइल इमर्ज कर रहे थे, जैसे कि चार मीनार, गोल गुम्बज, शालीमार गार्डन, ये सब, है ना। उस वक्त के लिटरेचर की बात करें तो पर्शियन कोर्ट लैंग्वेज थी, रीजनल लिटरेचर फ्लोरिश कर रहे थे, और लैंग्वेज जैसे कि हिंदी, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु ये सब बोले जा रहे थे। उर्दू की भी साथ साथ ग्रोथ हो रही थी अंडर ना उर्दू सोल्जर्स, ट्रेडर्स और कॉमन पीपल को ना इंटरेक्शन से डेवलप हुई। पर्शिया प्लस अरबिक प्लस टर्किश प्लस हिंदू इन्फ्लुएंस ये सब चल रहे थे। सो इफ़ वी कंक्लूड टुडेज क्लास, सो स्टूडेंट, ब्रिटिश जब इंडिया आए ना तब इंडिया वीक नहीं था, इंडिया इकोनॉमिकली रिच था और कल्चरली वाइब्रेंट था, ओके, लेकिन पॉलिटिकली ना डिवाइडेड था, है ना। ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कन्क्वेस्ट पॉलिटिकली डिवाइडेड था इंडिया, तो बहुत रिच था, और ब्रिटिशर्स ने इसी डिवीज़न का फ़ायदा उठाया। यही रीज़न है कि मुग़ल डिक्लाइन ना राइज ऑफ रीजनल स्टेट और लैक ऑफ यूनिटी ने ब्रिटिश कन्क्वेस्ट का पाथ प्रिपेयर किया। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर और बंगाल के थ्रू अपनी पॉलिटिकल पावर इस्टेब्लिश किया। और अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगी है देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।